ये तो होना ही था। साथियों, आप पूछोगे क्या होना था, तो चलिए हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। साथियों, जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख भी आता है, अमीरी के बाद गरीबी भी आती है, उसी प्रकार की आज घटना घटी। और वो भी कहां? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते ही आप एकदम चौकस हो गए होंगे, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे ही ताज्जुब करने वाले निर्णय आ रहे हैं, जिससे हमें बहुत खुशी का आनंद होता है, हमें खुशी प्राप्त होती है। और हम अचानक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाह, क्या बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा पवित्र धर्म ग्रंथ, मान लीजिए संविधान, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ दिया जिसमें उन्होंने भविष्य को देखते हुए, वो ऐसे एक महामानव थे, ऐसे एक महापुरुष थे जिन्होंने आने वाले वक्त के बारे में गहराई से, यानी दूरदृष्टिता, यानी दूरदर्शी थे वो। उन्होंने कितना गहराई से सोचा, समझा, जाना, और उसके बाद उनकी कल्पना आप देख लीजिए। हम ये सोच भी नहीं सकते कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आने वाले सैकड़ों वर्षों के बारे में कैसे पहले अनुमान लगा लिया और एक ऐसा हमें ग्रंथ दिया पवित्र, जिससे हमें हर वक्त पूजना चाहिए। हम धर्म ग्रंथों को भी मानते हैं, हमारी आस्था है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनसे भी ऊपर कहीं ना कहीं हमारा संविधान है। और संविधान ने हमें ऐसा एक संविधान, हमारे खुद का, हम नागरिकों का, भारतीयों का एक ऐसा कवच है, ऐसा सुरक्षा का कवच है, जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में फैसला आया, और किस प्रकार मोदी जी और भाजपा और भाजपाई लोग और अंधभक्त किस प्रकार मोदी पूजन में, और मोदी पूजन को यहां तक कि उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां दे रहे थे, कि भगवान का दर्जा दे रहे थे, उन्हें देवता मान रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। और इतनी बढ़ा चढ़ाकर इतनी बातें, ऐसी बातें फालतू की, बेकार की बातें, ऐसी ऐसी बकवास सुनने को मिली 10 सालों के अंदर, कि हमारा भेजा ही खराब हो जाता है। जब कहीं कोई गोबर खा रहा है, कोई गौमूत्र पी रहा है, कहीं नाली की गैस से चाय बन रही है, कहीं बादलों के ऊपर उड़ रहे जहाज को राडार नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार की ऐसी बातें सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया था उन बुद्धिजीवी लोगों का, जिन्हें इन चीजों के बारे में ज्ञान था, पता था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, इतने मूर्ख, वेल एजुकेटेड होने के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद, वो ऐसे जुमलेबाज के झांसे में आए कि उन्होंने तालियां भी बजा डाली, टॉर्च भी जला डाली, तालियां भी बजाई, थालियां भी बजाई। वाह मेरे देश के नागरिकों, इतनी अंधभक्ति! बड़ा अफसोस और हैरानगी होती है, आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन आशा की किरण तब हमें दिखाई देती जब हम नजर दौड़ाते हैं हमारे संविधान की तरफ और देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख, या दुख के बाद सुख, तो ये हमारे अनुभव हैं जिंदगी के। तो उसी प्रकार आज जो 10 वर्षों के बाद अचानक जो समय बदला, और अब क्या क्या सामने निकल कर आ रहा है, और उन जो
भाजपा द्वारा बड़े बड़े ढोल बजाए जा रहे थे और ढोल की पोल सामने निकल कर आ रही है, ढोल फट चुके हैं, तो निश्चित तौर पर हमें आश्चर्य होता है। तो हम असल में उस मुद्दे पर आते हैं कि जिस प्रकार 10 सालों के अंदर हमने बहुत सारे उतार देखे, चढ़ाव देखे, उसी क्रम में आज जो 2 फैसले आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक तो बाबा रामदेव जो कोरोना काल के अंदर अपनी एक क्रोनिल नाम की दवा के बारे में विज्ञापन दे रहे थे और अपनी दवाओं की, आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक जो है पोस्टर छपवा रहे थे, विज्ञापन छपवा रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, और जो एलोपैथिक दवाएं थी उनका वो मखौल उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। और मेडिकल एसोसिएशंस उन्होंने कई बार सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये अपनी रिट दायर की, और उसके बाद जिस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें यानी बाबा रामदेव को पाबंद करने के लिए भी कहा, और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को भी फटकार लगाई कि इस प्रकार के भ्रामक जो प्रचार किए जा रहे हैं, विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, ये दुनिया जो है देश के नागरिकों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा बाबा रामदेव को संज्ञान में लेकर उन्हें ये कहा, और किसकी बिहाफ पर, जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मेडिकल की जो एलोपैथिक दवाएं उन पर भरोसा ना कर लोग जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो उन पर भरोसा करने लगे थे, और जो आचार्य बालकृष्ण है तो वनस्पति के आधार पर वो जो आयुर्वेदिक दवाएं तैयार कर रहे थे, बड़े बड़े बखान, बड़े बड़े वो विज्ञापन, अश्तियार, पोस्टर छपवा रहे थे, और बावजूद इसके कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पाबंद किया था, और उसके बावजूद फिर भी चेतावनी भी दी गई थी कि आप अगर इस बात से बाज नहीं आएंगे तो आप पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मोदी जी से उनकी निकटता थी, मोदी जी के खासम खास थे बाबा रामदेव जी, 2014 के पहले उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की थी उस समय भी, क्योंकि जो स्वामी बाबा रामदेव है वो योग सिखाते हैं, और इसलिए उनके फैंस थे पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में भी। उनके पीछे बहुत एक बड़ा वोट बैंक देखकर कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी उन्हें गले लगा रखा था, और योग दिवस भी उन्हीं की कारण ही 21 जून को जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। तो इस प्रकार ये सब कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय देख भी रहा था, और जब रिट लगी मेडिकल एसोसिएशंस और डॉक्टर्स, क्योंकि बाबा रामदेव को कई बार ये देखा गया, उन्होंने डॉक्टरों का भी ये मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, हंसी मजाक किया, और कहा कि डॉक्टर जो है वो 50-50 डिग्रियां लिए घूम रहे हैं और इलाज की बात करते हैं, और एक इधर बगैर डिग्री के लिए तसल्ली बख्श इलाज करते हैं आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये जो है विपरीत प्रभाव पड़ रहा था एलोपैथिक दवाओं पर, और लेकिन आम लोगों द्वारा इस प्रकार की जब दवाएं खरीदी जाती थी उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। और क्रोनिल का जिस प्रकार उन्होंने प्रचार किया, और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे जो देश के, हर्षवर्धन और नितिन गडकरी, और इनके साथ भी बाबा रामदेव ने साझा मंच किया था, और इस प्रकार अपनी दवाओं का उन्होंने प्रचार किया था। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी कटघरे में थी, लेकिन मोदी जी के जो खासम खास हों सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का होए। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च न्यायालय है, और वो सर्वोच्च ही है देश के अंदर, भले ही कोई भी सरकार हो केंद्र के अंदर, उसकी नाक में नकेल डालने के लिए हर वक्त संविधान और कानून की रक्षा करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकतवर एजेंसी है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार
जो मोदी सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक प्रावधान लेकर आए थे, एक कानून बनाया गया था मनी बिल के द्वारा, उसे असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि इससे पता चल चुका था कि भ्रष्टाचार पूरे शबाब पर है और मोदी काल में है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किए थे और लोगों ने भी इन पर इसीलिए भरोसा किया था कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर से यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लेकिन ये तो खुद ही भ्रष्ट हो चुके थे, ये सबके सामने था। और उसका 15 फरवरी को निर्णय सामने आ ही गया, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसले में बताया कि ये असंवैधानिक है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो इन्होंने व्यवस्था की है, कानून बनाया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद आज जिस प्रकार संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको जिस प्रकार ईडी ने कैद कर रखा था, सलाखों के पीछे भेज रखा था और उनसे कोई मनी ट्रेल या मनी लॉन्ड्रिंग का किसी प्रकार का कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया था, लेकिन वो जेल में बंद थे पिछले बीते 6 महीनों से, यानी 4 अक्टूबर 2023 से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज भी तक वो जेल में थे। लेकिन उस पर भी आज ईडी की बोलती बंद हो गई, जब उन्होंने तीखे सवाल किए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन जजों ने, और ईडी से जवाब देते नहीं बन रहा था। और उन्होंने जब ये कहा कि अभी हमें वक्त दिया जाए और हमें इनकी जो जांच करनी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 6 महीने से आपने इनको जेल के अंदर डाल रखा है, लेकिन 6 महीनों के अंदर मिला क्या? आप क्या 2 करोड़ का जैसे आपने आरोप लगाया तो 2 करोड़ बरामद नहीं हुए, और जिन को आपने सरकारी अप्रूवर बनाया है उन्होंने 8 बार तो इनकार किया, लेकिन उसके बाद 9वीं बार उन्होंने इनके विरुद्ध वो सरकारी वो अप्रूवर बन गए और वो छूट गए, उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन ये अभी तक जेल में, क्यों ना इन्हें छोड़ दिया जाए? और लंच के बाद अगर वक्त मांगा गया ईडी द्वारा कि हमें वक्त दिया जाए, हम जो लंच के बाद यानी दोपहर के बाद हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जांच कर रही बेंच ने, सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि आप देख लीजिए, आप इसका जमानत का विरोध कर रहे हो या आप और रखना चाहते हैं। तब इनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब और बोलती बंद इसलिए हो गई ईडी की क्योंकि बेंच ने पूछा कि अगर आप इन्हें जेल के अंदर और रखना चाहते हैं तो हम पीएमएलए की धारा 45 पर विचार करेंगे। इससे ईडी को बिल्कुल पता चल गया था कि इन्हें जमानत भी दी जाएगी, और जिस प्रकार 2018 और 2023 के अंदर पीएमएलए के जो धारा 19 है, 45 और 50, इसमें संशोधन करके बहुत सख्त बना दिया गया था कि केवल और केवल आरोप पर ही गिरफ्तारी के बाद जब तक ईडी ऐतराज नहीं करती, न्यायालय में विरोध नहीं करती कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, अदालत अगर इन्हें मुलजिम को जमानत देना चाहती है, बेल पर छोड़ना चाहती तो छोड़ सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं। जब तक इस प्रकार की ईडी कोई दलील नहीं देती तब तक उनकी जमानत बिल्कुल असंभव थी, नहीं हो सकती थी। लेकिन आज मामला इस प्रकार आया, इसीलिए हम जो हमारे लिए संविधान और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भगवान की तरह है, बशर्ते कि जो न्यायाधीश हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ जो संविधान के अंदर प्रावधान किए गए उनके अनुसार केस की सुनवाई करें। तो आज ऐसा ही हुआ। आज रामदेव को भी फटकार लगाई गई और 10 तारीख को उन्हें पुनः हाजिर होने के लिए कहा गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, उनके वकील थे जो बलवीर सिंह, उन्होंने कहा कि मैं जो है बाबा रामदेव की तरफ से, स्वामी रामदेव की ओर से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं माफ़ीनामा पेश कर रहा हूँ। तो
जो बेंच के जज थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि माफी अगर बाबा रामदेव चाहते थे तो व्यक्तिगत रूप से खुद आकर पहले ही कह देते कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन माफी का माध्यम आप बन रहे हैं, इसलिए हम ये माफी नामा खारिज करते हैं और 10 तारीख को आप उन्हें फिजिकली, यू विल अपीयर इन दी कोर्ट फिजिकली, यानी फिजिकल आप खुद पेश होंगे। तो इस प्रकार का आदेश हो गया। और अब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जुर्माना भी लगेगा और हो सकता है कि बाबा रामदेव को जेल भी जाना पड़े, सलाखों के पीछे भी जाना पड़े, क्योंकि उनके द्वारा कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार उनकी जो आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई थी कोरोना वायरस की, क्रोनिल, और उसका प्रचार किया गया था, उस दौरान इन दवाओं के भरोसे कई लोगों से, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसलिए उन्हें वो एक तरह से हत्यारे हैं और उन्हें कुछ भी अदालत उन्हें सजा दे सकती है। और दूसरा, आज की घटना जो संजय सिंह को जमानत मिल गई, और हो सकता है इसके बाद इसी संजय सिंह की जमानत की बिहाफ पर और भी जो है जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं या सत्येंद्र जैन हैं, और उनकी भी जमानत तो हो सकती है। मैं नहीं कहता कि हो जाएगी, हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार ईडी की मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो संभावना यही जताई जा रही है कि उनकी जमानत तो हो सकती है। और अब जैसा कि स्वामी रामदेव ने 2014 से पहले मोदी की भक्ति की, उनका प्रचार किया, प्रसार किया, बड़ी बड़ी दावे किए, जुमले किए, 30-35 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल हो जाएगा, जो काला धन, ब्लैक मनी जो विदेशों के अंदर है वो वापस लाया जाएगा। जिस प्रकार की भाषा मोदी जी बोल रहे थे, भाजपाई लोग बोलते थे, भाजपा नेता यहाँ वहाँ हर जगह प्रचार करते थे, उसी प्रकार की भाषा और उसी प्रकार का प्रचार बाबा रामदेव भी कर रहे थे। और आज यानी ये समझ लीजिए कि अच्छे दिन के बाद बुरे दिन भी आते हैं, या बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। और अब जो है अच्छे दिन लगता है स्वामी बाबा रामदेव जी के बीत चुके हैं, और अब बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं ईडी को जिस प्रकार फटकार लगी और संजय सिंह को जमानत दी गई है, और ईडी की मंशा पर सवाल खड़े किए गए, और यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने यहाँ तक यह भी कह दिया कि धारा जो पीएमएलए की धारा 50 है उस पर हमें सोचना पड़ेगा, मजबूरन हमें उस पर विचार करना पड़ेगा। और यही मेन मुख्य बात थी जिसके डर से ईडी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, स्पष्ट कह दिया कि संजय सिंह को अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जमानत देता है, बेल पर छोड़ता है, हमें कोई एतराज नहीं। और इसलिए कि अगर विरोध किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के वो जज धारा पीएमएलए की धारा 50 है उस पर विचार करती है। और जिस प्रकार 2018 और 2023 के अंदर भाजपा शासनकाल में इन धाराओं के अंदर जो है प्रावधान, इसके अंदर संशोधन किया गया, और प्रावधान जो पहले से थे उन्हें और अधिक यानी कठोर किया गया। और उसकी मंशा यही थी कि जो विपक्ष के नेता लोग हैं उन्हें जेल के अंदर इस प्रकार ठूंसा जाए कि वो कहीं बाहर ना आ सकें, और जो विपक्षी दल हैं उनको डराया जाए, और देश के अंदर वन नेशन वन पार्टी का कहीं ना कहीं चलन हो जाए। इस प्रकार जो मोदी जी कुर्सी से चिपके हुए प्रधानमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते, और ये लगातार कानूनों के अंदर बदलाव कर रहे थे। लेकिन एक हमारी जो आशा की किरण है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। और आप कहते हैं कि देर सवेर जो है समय आ जाता है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि 2024 के जो चुनाव हैं ये निर्णायक रहेंगे, और लोगों के सामने जो देश के हालात हैं इस वक्त अघोषित
आपातकाल दिखाई दे रहा है, जैसा कि जो विपक्षी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो भाजपा पर, केंद्र सरकार पर, मोदी जी पर, अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं। तो लगता है कि हो सकता है देश के अंदर परिवर्तन, और इन एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो है केंद्र सरकार बदली जा सकती है। हो सकता है परिवर्तन हो जाए, और 10 साल का बहुत लंबा वक्त है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। अब पुलवामा जो अटैक हुआ, 40 जवान शहीद हो गए, उनके जो मुलजिम कौन थे, क्या जांच हुई, RDX कहाँ से आया, वो आज तक कोई पता ही नहीं चला किसी को। तो इसलिए संदेह पैदा हो रहा है कि जिस प्रकार RSS के, केरल के जो RSS के सदस्यों के कई जो कार्यकर्ता हैं, उनके घरों से कम 700 किलो RDX बरामद हुआ। और अभी चुनावों का समय है, और चुनावों से ठीक पहले जब 700 किलो RDX बरामद किया गया, और वो भी RSS के सदस्यों के उन जो मेंबर हैं उनके घरों से पाया गया, तो इसके पीछे क्या मंशा थी? क्या कोई बम धमाके करने जैसी कोई साजिश हो रही थी कि जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ इस प्रकार के धमाके किए जाएं, और कुछ मुस्लिम लोगों पर ये टैग लगाया जाए, और ये चस्पा कर दिया जाए कि ये मुसलमान जो हैं वो उनका ये पेशा है, बम धमाके करना, आतंकवाद फैलाना, लोगों को डराना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, जिहाद करना, लव जिहाद करना, इस प्रकार के अनेकों, जैसा कि आप सुनते रहते हैं अक्सर। आम जो लोग हैं वो इन भाजपाइयों के, इन नेताओं के जो है भाषण, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण बोलते हैं, और इसी प्रकार का एक माहौल तैयार किया जाता है कि मानो मुस्लिम जो हैं वो देश के लोग नहीं हैं, देश के नागरिक नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं दुश्मन हैं। पड़ोसी मुस्लिम जो देश हैं वहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे देश के हित में कहीं नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए या बांग्लादेश चला जाना चाहिए। तो इस प्रकार की अक्सर बातें होती रहती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और इधर से लोकसभा चुनाव हैं। अब जो लद्दाख और लेह के लोग हैं, और वहाँ के जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सोन यांगचुक, उन्होंने भी धरना दिया। वहाँ 10,000 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अनशन भी किया था, आमरण अनशन भी किया, और 21 दिन बाद उन्होंने स्वतः ही अनशन तोड़ दिया। और वे इतने निराश हुए, लेह लद्दाख के लोग भी निराश हुए, जो हजारों की संख्या में वहाँ कड़ाके की ठंड के अंदर वो बैठे थे, और वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार उनके पास आएगी, कोई वार्ता होगी, और हमारे साथ जो वादे किए गए थे, लेह लद्दाख को अलग जम्मू से अलग किया गया था, एक अलग प्रांत घोषित किया गया था, हमारे साथ जो वादा किया गया था कि लेह लद्दाख के लोगों को संविधान की 6ठी सूची के अंदर डाला जाए, और उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो ये उनका जो मांग थी, उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया, और अनशन पर बैठने के बाद भी कोई केंद्र की कोई मंत्रिमंडल या कोई डेलीगेशन उन्हें मिलने तक नहीं गया, मिलने तक कोई नहीं गया। और इससे वो निराश होकर उन्होंने अपने आप ही जो है आमरण अनशन तोड़ दिया, और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार मोदी जी झूठ बोल रहे थे कि चाइना की सेना जो है वो हमारे सीमा के अंदर नहीं घुसी, उन्होंने कोई यहाँ जो हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया सीमा पर। तो ये बिल्कुल झूठ था मोदी जी का। और जो सोनू वांगचुक हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल इस बात की पुष्टि कर दी है कि वहाँ हजारों किलोमीटर जो हमारी भारत की भूमि है उस पर चाइना की फौजों ने कब्जा कर रखा है। हमारे चरवाहे लोग जब अपने जो मवेशी लेकर वहाँ तक जाते थे, हमारी भारतीय सीमा के अंदर अपने पशुओं को चराने के लिए जाया करते थे, वहाँ आजकल चाइना की सेना है, वहाँ चाइना की सेना ने कैंप कर रखा है, और वहाँ हमें जाने नहीं दिया जा रहा।
तो इसलिए ये चारों तरफ से भाजपा जो केंद्र सरकार है घिर चुकी है। और जो ये आरोप लगा रहे थे कि जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेतागण हैं, ये सब भ्रष्ट हैं और इनके विरुद्ध ईडी की कार्रवाई की जा रही थी। तो आज जो संजय सिंह की जमानत हुई है उससे इंडिया गठबंधन है उसे बहुत ऑक्सीजन मिल चुकी है। और अब ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के अंदर ये संजय सिंह गरजेंगे और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनको भी जिस प्रकार आज ऑक्सीजन मिली है उससे कहीं ना कहीं ये मोदी जी के विरुद्ध एक लहर बनती दिखाई दे रही है। और इसका कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होने वाला है भाजपा को। और साउथ में तो पहले से ही कोई जनाधार है ही नहीं, लेकिन उत्तर भारत में भी ये हालत हो गई है भाजपा की और इनके गठबंधन भी टूट चुके हैं, राजभर इनसे अलग हो चुका है। और आज ही की घटना बिहार की, वहाँ से भी एक सांसद हैं जो भाजपा के, उन्होंने भाजपा छोड़ वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और संभवतः उन्हें टिकट भी दे दी गई है। और इसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी कई भाजपाई जो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं, यानी चुने हुए विधायक और सांसद कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और अब भाजपा और मोदी जी, इनके पास इन तमाम जो बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन पर कोई इनके पास जवाब नहीं है। और इन चीज़ों से पूरी तरह से देश के नागरिकों के पास, मतदाताओं के पास एक तरह से मैसेज जा रहा है कि वास्तव में ही भाजपा ने जो है घोटाले किए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, और दूसरा ईडी की जो कार्रवाई की गई है वो भी बिल्कुल विपक्ष को कुचलने के लिए की गई है। और संवैधानिक संस्थाओं का जो ये दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर भाजपा की गुंडागर्दी है, तानाशाही है। ये इस प्रकार का अब ये मैसेज आ रहा है और माहौल भी इसी के मुताबिक तैयार हो रहा है। जबकि 19 तारीख से अभी चुनाव शुरू होंगे और आज 2 तारीख हो चुकी है और 17 दिन अभी बाकी शेष पड़े हैं चुनावों। और इन 17 दिनों के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल ही पासा पलटने की संभावना है, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। और इन एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 10 वर्ष के बाद ये होना बिल्कुल इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटबिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।